हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो TSSSB में पूछे गए थे। अब हम जितने भी TGT एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज से हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम फिर से जो क्वेश्चंस आपके चाहे NVS में, KVS में पूछे गए हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल मैकेनिज्म फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, कि इनमें से कौन सी क्रोमोसोमल मैकेनिज्म नहीं है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पहला है जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म, दूसरा है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, तीसरा है मेटाबॉलिक मैकेनिज्म। और जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। और क्वेश्चन में पूछा है इज नॉट अ, तो ये क्रोमोसोमल मैकेनिज्म नहीं है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और बाकी के जो तीनों हैं, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है, वो क्या है, दैट इज द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। पूछा था कौन सा नहीं है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो बात कर रहे थे मेटाबॉलिक मैकेनिज्म। मेटाबॉलिक मैकेनिज्म इज नॉट अ क्रोमोसोमल मैकेनिज्म फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है दैट इज अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, जहां से बॉडी क्या लेती है, बाय विच बॉडी टेक इन न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को डिलीवर करती है एज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? बट जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म एनिमल है उनके पास क्या होता है, टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ हेट्रोगैमेटिक सेक्स, और वो प्रोड्यूस करते हैं दो तरीके के गैमेट्स एंड 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। तो पहला था सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम, दूसरा है डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम एंड फोर्थ इज जेनिक बैलेंस सिस्टम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है which assisted reproductive technology has been used for the longest time period, कि इनमें से कौन सी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी है जो लंबे समय तक क्या की जाती है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, लॉन्गेस्ट है। इज दैट क्लियर? तो पहला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड for the longest time period. Is that clear? Has been used for the longest time period. तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है लाइसोसोम्स कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम, की जो लाइसोसोम्स है वो इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं उन्हें हम, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, ये चैप्टर हमने इन डिटेल EMRS में कराया था जो कि TGT लेवल का था, तो आप वो देख सकते हैं। एक लंबी वीडियो पड़ी है 3-4 घंटे की, उसमें पूरा सेल चैप्टर कंप्लीट है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है ऑटोफेगोसोम्स, इनकरेक्ट, रेजिडुअल बॉडीज इनकरेक्ट, सेकेंडरी लाइसोसोम इनकरेक्ट, प्राइमरी लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं वो क्या कंटेन करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कंटेन करते हैं इनएक्टिव एंजाइम। इज दैट क्लियर? कि जो लाइसोसोम जो इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट सेकेंडरी लाइसोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये फॉर्म कैसे होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसिटिक वेसिकल। और ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन एक्टिव एंजाइम। इज दैट क्लियर? कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो कंटेन करते हैं इनएक्टिव एंजाइम, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं वो कंटेन करते हैं एक्टिव एंजाइम। और जो रेजिडुअल बॉडीज आर फॉर्म आफ्टर डाइजेशन, ये जो रेजिडुअल बॉडीज फॉर्म होती है वो डाइजेशन के बाद फॉर्म होती है, और ये कंटेन करते हैं अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। दे कंटेन अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसपीरेशन पुल विल बी मैक्सिमम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, की जो ट्रांसपीरेशन पुल है वो मैक्सिमम होगा इनमें से किस कंडीशन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ओपन स्टोमेटा, यस ये तो सही है। हाई ह्यूमिड एटमोस्फेयर, तो जो हाई ह्यूमिड एटमोस्फेयर है वो क्या करता है, वो ट्रांसपीरेशन के रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उस केस में जो ट्रांसपीरेशन पुल है वो मैक्सिमम नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा है ओपन स्टोमेटा हाई ह्यूमिड एटमोस्फेयर, दैट इज ऑल्सो
इनकरेक्ट। थर्ड है ओपन स्टोमेटा, ड्राई एटमोस्फेयर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर की ट्रांसपिरेशन पुल विल बी मैक्सिमम व्हेन ओपन स्टोमेटा, ड्राई एटमोस्फेयर एंड मॉइस्ट सॉइल। लेट्स सी, सबको पता होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। Transpiration is the process of loss of water किससे? From the stomatal opening of the aerial part of the form। किस फॉर्म में वो लॉस करते हैं? In the form of water vapor। Is that clear? जो मैक्सिमम रेट ऑफ इवेपोरेशन जो ऑब्जर्व किया जाता है वो तब किया जाता है जब एटमोस्फेयर या तो ड्राई हो या फिर लेस ह्यूमिड हो। Is that clear? कि the maximum rate of transpiration will be observed when the atmosphere is dry or less humid। It create, अब वो क्या क्रिएट करता है? एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। ट्रांसपिरेशन पुल मैक्सिमम होता है जब स्टोमेटा क्या हो? ओपन हो और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो? ह्यूमिड हो। इज दैट क्लियर? कि ट्रांसपिरेशन पुल कब मैक्सिमम होगा? जब स्टोमेटा क्या हो? ओपन हो एंड द एटमॉस्फेयर कैसा हो? ह्यूमिड हो। If the soil is moist, then plant can absorb more water। अगर soil कैसी होगी? moist होगी, तो उस केस में जो प्लांट है वो ज्यादा वाटर क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा और जो रेट होगा ट्रांसपिरेशन का वो हाई होगा और जो मैक्सिमाइज कर देगा ट्रांसपिरेशन पुल को। इज दैट क्लियर? तो जो रीजन था कि ट्रांसपिरेशन पुल जो मैक्सिमम होगा वो होगा ओपन स्टोमेटा, ड्राई एटमोस्फेयर एंड मॉइस्ट सॉइल। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो ह्यूमिड एटमोस्फेयर था वो क्या करता है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज कर देता है, तो जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन पुल है इज नॉट ऑब्जर्व और क्लोज स्टोमेटा डू नॉट अलाउ द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। तो जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जो स्टार्ट होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और एंड कहां होता है? एंड होता है लीवर। तो लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, तो कुछ वेन्स जो हैं वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम अ सर्टेन पार्ट ऑफ फ्रॉम अ सर्टेन बॉडी पार्ट। किसके थ्रू? बाय अ सेट ऑफ कैपिलरीज। और फिर उन्हें अनदर पार्ट को क्या करती है? सेंड करती है बाय अनदर सेट ऑफ कैपिलरीज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं पोर्टल वेन्स। इज दैट क्लियर? जो पोर्टल वेन्स होती हैं अलोंग विद द कैपिलरीज उन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर थ्रू अ सिस्टम ऑफ वेन्स। तो जो क्वेश्चन था कि जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और एंड कहां होता है? टू द लीवर। और जो क्वांटिटी होती है ऑफ न्यूट्रिएंट की जो फ्लो करती है ब्लड में वो किसके थ्रू रेगुलेट होती है? वो होती है बाय द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सम वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम अ सर्टेन बॉडी पार्ट बाय अ सेट ऑफ कैपिलरीज, फिर उसे अनदर पार्ट में भेजती है बाय अनदर सेट ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम कहते हैं पोर्टल वेन्स। ठीक है, जो पोर्टल वेन्स है किसके साथ? कैपिलरीज के साथ, अलोंग विद द कैपिलरीज, उन्हें हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। किसके थ्रू? थ्रू द सिस्टम ऑफ वेन्स। और जो क्वांटिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की वो फ्लो करता है, फ्लो द ब्लड के अंदर फ्लो करती है, इज रेगुलेटेड बाय द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है इवान पावलोव परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन। तो किसके ऊपर उन्होंने किया था? तो किया था कंडीशन रिफ्लेक्सेस। कंडीशन रिफ्लेक्सेस। लेट्स सी ऑप्शन, पहला है सिंपल रिफ्लेक्सेस, इनकरेक्ट। कंडीशन रिफ्लेक्सेस, तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कोज्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, किसके थ्रू? IR रेज, दैट इज इंफ्रारेड रेज। ठीक है, IR रेज। तो पहला है ग्रीन प्लांट, इनकरेक्ट। IR रेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, तो दैट इज क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, लेट्स सी, पहला है नाइट्रोसोमोनास, इनकरेक्ट। क्लोस्ट्रीडियम इज द करेक्ट आंसर। जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज क्लोस्ट्रीडियम। दो टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर बात करें एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया इंक्लूड साइक्नोबैक्टीरिया लाइक एनाबिना, नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर,
क्लोस्ट्रीडियम। आउट ऑफ दीज एग्जाम्पल, तो जो एजोटोबैक्टर है दैट इज अ एरोबिक बैक्टीरियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, एजोटोबैक्टर, ठीक है, जो एजोटोबैक्टर है दैट इज अ एरोबिक बैक्टीरियम। एरोबिक बैक्टीरियम, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम दैट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9 is eutrophication is caused by excess of dash in water। कि जो यूट्रोफिकेशन है पानी में डैश की अधिकता के कारण होता है, तो किसकी वजह से? दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन इज कोज्ड बाय एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। तो जो पहला ऑप्शन होगा न्यूट्रिएंट, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन होगा क्लोरोफिल ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज C6H12O6 इज कन्वर्टेड इनटू डैश एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथेनॉल, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो एनर्जी इज रिलीजिंग बाय द स्प्लिटिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एट द एंड क्या क्या रिलीज होगा? जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट रिलीज एज द बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। कि जो रोल होता है डबल फर्टिलाइजेशन का इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोस्पर्म। तो पहला है इंट्यूगमेंट्स, इनकरेक्ट, एंडोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि ऑफ द 2 स्पर्म सेल एंटरिंग द एम्ब्रियो सैक, तो जो 1 स्पर्म फर्टिलाइज होता है द एग सेल से और एक फॉर्म करता है डिप्लॉइड जायगोट, वहीं जो अदर स्पर्म है वो फ्यूज होता है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई और फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड सेल जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डेवलप हो जाता है इनटू अ एंडोस्पर्म। और टुगेदर ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, दीज 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नेचुरल पेस मेकर इन हार्ट इज, दैट इज एस साइनस नोड। साइनस नोड, SA नोड। लेट्स सी, पहला है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स आर। कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो दैट इज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। दैट इज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। So let's see option, पहला है नेफ्रॉन, इनकरेक्ट, फ्लेम सेल, इनकरेक्ट, ट्यूब फीट, इनकरेक्ट, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करके रखता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला है सेरिबलम, मेड्यूला, हाइपोथैलेमस एंड लास्ट वन इज थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी control the temperature, ठीक है। तो लेट्स सी, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी,
इन साइज जो हाइपोथैलेमस का जो साइज होता है वो किसकी तरह होता है, जस्ट लाइक आलमंड, बादाम की तरह, ठीक है। ये जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो स्ट्रक्चर होती है हाइपोथैलेमस की वो 3 मेन रीजन से मिलकर बनी हुई होती है। पहला एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन और पोस्टीरियर रीजन। इज दैट क्लियर कि जो स्ट्रक्चर होती है हाइपोथैलेमस की वो 3 मेन रीजन से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन और पोस्टीरियर रीजन। अब इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के, ये क्या करता है, मेंटेनिंग द बॉडी इंटरनल बैलेंस। जो पहला फंक्शन यही है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ये ऑल्सो कनेक्ट एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो कनेक्ट द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। It is involved in childbirth, emotion, sleep cycle, balancing body fluid, appetite and thirst control, blood pressure and heart rate. So that is the main function. पहला तो है कि क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। It also connect the endocrine and the nervous system. And after that ये किस किस में इन्वॉल्व होता है, चाइल्ड बर्थ में, इमोशन में, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सब मेन फंक्शन किसके हैं, हाइपोथैलेमस के। और जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो कौन कौन सा, दैट इज कोर्टियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड सोमेटोस्टेटिन। दैट इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कौन रिलीज करता है, जो कौन सिक्रीट करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज एडिशन डिसीजेस जो है वो कोज्ड होती है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय, जो कहां से सिक्रीट होता है वो होता है एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स, लेट्स सी। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, इनकरेक्ट, एडर्नल कॉर्टेक्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो पहला है एरोजोल, COPANSO2। तो जो PAN है दैट इज, ये क्या होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और यही क्या है, दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो लेट्स सी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो एंटर करते हैं एनवायरमेंट में डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, बट जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो लेस हार्मफुल होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट दे आर ऑफ वेरियस कैटेगरीज, जैसे पार्टिकुलेट मैटर, एरोजोल गैसेस जो किस फॉर्म में होते हैं, विच रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दे जनरली अंडरगो वाइड रेंज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड गेट मॉडिफाई, और इसी वजह से ये क्या है, हार्मफुल है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के। बट जैसे ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये सब क्या है, दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन विच क्लाउड अकर इज। तो किस में होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते, वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू। तो किसके वजह से होता है, वो होता है हेट्रोजाइगोसिटी के वजह से। तो पहला है मिक्सिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल साइटोप्लाज्म, इनकरेक्ट। होमोजाइगोसिटी ऑफ प्योर कैरेक्टर, इनकरेक्ट। सुपीरियरिटी ऑफ ऑल जीन्स, इनकरेक्ट। हेट्रोजाइगोसिटी इज द करेक्ट आंसर की जो हाइब्रिड विगर है वो किसके वजह से होता है, वो होता है हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोसेस बिटवीन टू प्लांट, कि दो प्लांट्स के बीच में क्रोसेस जो सेम ही वेराइटी के हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पहला है इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस। तो इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जो दो प्लांट के बीच में होता है जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करती है, बट उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो वो क्या है, इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक क्रॉस होता है प्लांट्स के बीच में जो सेम स्पीसीज के हो। इंट्रावेराइटल इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट। इंट्रावेराइटल क्या है, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है बट उनकी वेराइटी क्या हो, सेम हो। और क्वेश्चन में पूछा था क्रॉसेस बिटवीन टू प्लांट्स, कि दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस है और बाय द सेम वेराइटी, उनकी वेराइटी क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रावेराइटल, ठीक है। इंटरजेनेरिक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है वो प्लांट्स के बीच में होता है जो प्लांट कैसे हो, दो जीनस के हो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंट्रास्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन टू प्लांट जो बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से बट उनकी पॉपुलेशन कैसी होगी, डिफरेंट होगी। इंटरस्पेसिफिक इज अ क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। आफ्टर दैट
इंट्रा वेराइटल इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट जिनकी वेराइटी सेम होगी, और इंटरजेनेटिक क्रॉस जो है वो क्रॉस होता है बिटवीन प्लांट ऑफ टू जीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन रिले इंटरक्रॉपिंग, कि इनमें से कौन सा है जो रिले इंटरक्रॉपिंग को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो पहला है component crop are totally mixed in the available space, so that is incorrect. Component crop arrange in a alternate rows में उन्हें arrange करेंगे, that is also incorrect. Sowing of fast growing crop with a slowing growing crop, that is incorrect. Second crop is sown during growth and often during fruiting of first crop, तो जो last option हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, correct answer. Next question, question number 22 है, the shoot and root of the plant, किसकी बात हो रही है, shoot और root प्लांट की, वो क्या शो करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार और अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो शूट्स और रूट्स जो होते हैं प्लांट के, वो शो करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो जो पहला ऑप्शन होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। जो मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की, ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म एज इट ग्रो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेट्स सी कि अगर मूवमेंट जो हो प्लांट के पार्ट का वो किधर हो, इज टुवर्ड द पुल ऑफ ग्रेविटी, तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो मूवमेंट हो प्लांट के पार्ट का वो उसके अपोजिट हो, किसके अपोजिट हो, अपोजिट किसके हो, पुल ऑफ ग्रेविटी, तो वो शो करेगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर सिंपल बात करें, जो मूवमेंट होता है रूट्स का, द मूवमेंट ऑफ द रूट्स टुवर्ड द सॉइल, दैट वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, और जो मूवमेंट होता है प्लांट का स्टेम अवे फ्रॉम द सॉइल इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो किसका एग्जांपल होगा, वो होगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इज दैट क्लियर, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, बैक्टीरिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय, तो जो बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय दैट इज एमिटोसिस, एमिटोसिस। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट, तो जो रेटिना है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है दैट इज फोविया सेंट्रलिस। तो पहला है ऑप्टिक डिस्क इनकरेक्ट, पेरिफेरी इनकरेक्ट, मैक्यूलर ल्यूटिया इनकरेक्ट, तो लास्ट ऑप्शन होगा फोविया सेंट्रलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर कोरोजन ऑफ आयरन टू टेक प्लेस, तो एज वी ऑल नो फॉर कोरोजन ऑफ आयरन, इज दैट क्लियर, किसकी बात हो रही है, कोरोजन ऑफ आयरन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इज दैट क्लियर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर। ठीक है, तो इसके लिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट इज की बात करें अगर हम कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, तो एक होगी प्रेजेंस ऑफ, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, और दूसरी ऑक्सीजन इज असेंशियल। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज सफिशिएंट इनकरेक्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज असेंशियल, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, द कोटिंग ऑफ मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज ऑफ, तो वो किसकी होती है, दैट इज टेफ्लॉन। लेट्स सी, पहला है टेरिकॉट इनकरेक्ट, रेयन इनकरेक्ट, पॉलिस्टर इनकरेक्ट, टेफ्लॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर दे तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहला एसिड रेन इनकरेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल, कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है सिरेमिक मटेरियल की। लेट्स सी, पहला है हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ये तो है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये भी है, लो इलोंगेशन, तो ये जो तीनों है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल, बट लो हार्डनेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल, तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर, कि कौन सा एसिड ऐसा है जिसे हम सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर, मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर। तो लेट्स सी, पहला एसिटिक एसिड, तो जो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, द कंपाउंड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4 इज, तो क्या फॉर्म होगा, बेंजोइक एसिड, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन या फिर बेंजाइल एल्कोहल। बात किसकी करी है इन्होंने, दैट इज इथाइल बेंजीन दैट इज CH2CH3, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 दैट इज एल्केलाइन KMnO4 ये फॉर्म करेगा दैट इज COOH, क्या बना, दैट विल बी बेंजोइक एसिड, क्या फॉर्म किया, बेंजोइक एसिड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम अंडरगो, जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये क्या है, दैट इज अ बेंजीन। इज दैट क्लियर, ये किसकी स्ट्रक्चर है, बेंजीन। तो पूछा है कि ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 या फिर sp2n sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एज वी ऑल नो, ठीक है, दैट इज अ बेंजीन, ठीक है। यहां क्या है, दैट इज कार्बन, ठीक है। अब जो एक कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से और एक हाइड्रोजन से, ठीक है, 2 कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। तो जब इसमें क्या है, हर एक कार्बन एटम बेंजीन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज sp2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज sp2। और इसके अंदर जो है कि हर एक कार्बन एटम किससे अटैच है, 2 अदर कार्बन एटम से और एक हाइड्रोजन एटम से। तो जो लेट्स सी, पहला है sp, इनकरेक्ट, दूसरा sp2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन इथेन, इथीन, इथाइन, डायमंड। तो वो किसके अंदर हो गया, दैट इज इथाइन दैट इज एसिटाइलीन। जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C दैट इज SH, किसकी वजह से, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी शॉर्टेस्ट। इज दैट क्लियर कि इथाइन C2H2 एसिटाइलीन, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज C2H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, जब प्रोपीन जो है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, इसकी इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, दैट विल बी C2H6 C3H8 C2H4 या फिर C2H2। तो इनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है दैट इज C2H2 एसिटाइलीन। तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, की इनमें से किस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, तो N2CaCl2 O3H2, तो O3 में होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे फॉर्म होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, जहां पर बोथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय 1 एटम। तो दिस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस किस में देखी जाती है, O3 SO3 and H2 SO4, और ऑल दीज कंटेन, ये सारे क्या कंटेन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट विल बी द pH at 25 डिग्री सेल्सियस containing 0.10 m CH3CONA and 0.03, ठीक है, CH3 एसिटिक एसिड, pKa for CH3 COOH दैट इज 4.57। क्या गिवन है, pKa वैल्यू गिवन है किसकी, दैट इज एसिटिक एसिड। तो एज वी ऑल नो कि pH इज इक्वल टू pKa, as we all know कि pH is equal to pKa plus log किसका है, that is CH3CONA salt, that is salt upon that will be acid. Is that clear? Salt और acid. तो pKa वैल्यू जो given है that will be 4.57 plus log, ठीक है, सॉल्ट की जो है दैट इज 0.10
0.10, ठीक है, 0.10 और एसिड की गिवन है दैट विल बी 0.03, तो ये हो जाएगा 4.57 प्लस दैट विल बी 4.57 दैट इज log 10 माइनस log 3, तो ये होगा 4.57 प्लस log 10 माइनस log 3, इनकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी log 3.33, ठीक है, इनको ऐड करेंगे दैट 4.17, 4.57 इज इक्वल्स टू 4.57, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है दैट विल बी 0.52, कैलकुलेट आ जाएगा करके 5.09, तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 is the function of alum used for the purification of water is to that is coagulate the salt particle, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है which one of the following is a metal, इनमें से कौन सा मेटल है, तो कार्बन ये कैसा है दैट इज नॉन मेटल, इनकरेक्ट। नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल, इनकरेक्ट। सोडियम दैट इज Na, ये क्या है मेटल है, तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 विच नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर दैट इज ब्रोमीन, तो मरकरी क्या है पूछा है नॉन मेटल, मरकरी भी लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर बट दैट इज अ मेटल, इनकरेक्ट। जिंक नहीं है, आयोडीन नहीं है, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। लेट्स सी, पहला है बेसिक, इनकरेक्ट, दूसरा है एसिडिक, तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 40 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।